इंडिया और मंगोलिया से रिलेटेड एक आर्टिकल आ रखा था। यहाँ पे मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस जो प्रेसिडेंट है मंगोलिया के, उनके आपस में मीटिंग होती है। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर बात करें तो वो तो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, पर यहाँ पे 10 साल कंप्लीट हुए हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स के। अब वर्ड यूज हुआ स्ट्रेटेजिक, तो मतलब किस चीज की तरफ ये डायरेक्ट कर रहा है आपको? कहीं ना कहीं मिलिट्री की बात हुई, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल बॉर्डर्स की बात हुई, तो उनके 10 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड आप पहले भी दो चीजें पढ़ चुके हो, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइजेस। याद है मंगोलिया के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस पड़ी थी, कौन कौन सी थी? एक नोमैडिक एलिफेंट आ गया, दूसरा खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट मंगोलिया ही कंडक्ट करता है, फिर वो इनवाइट करता है फर्दर और कंट्रीज को कि आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इंडिया और मंगोलिया के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको हो चुके हैं टोटल 10 ईयर्स। अभी जो मीटिंग हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफिकली इसको देखोगे तो यहाँ पे इंडिया है और उसके साइड में चाइना है। चाइना और रशिया के बीच में सैंडविच कंट्री है, दैट इज मंगोलिया। ये उलन बतार, यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज हुई थी? खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट यहीं पे हुई थी, जिसमें इनवाइटी थे इंडिया भी। तो ये मंगोलिया, अब ऐसा नहीं है कि खान क्वेस्ट में सिर्फ इंडिया ही आता है, तो उसमें मल्टीपल नेशनल आए हुए थे, तो ऐसे भी याद रख लेना साथ में। तो ऊपर की तरफ रशिया है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन में अगर देखोगे तो चाइना आ जाता है। अब देखो, अगर ट्रेड करना हो इंडिया को मंगोलिया के साथ, तो एक ही दिक्कत आएगी, या तो रशिया के थ्रू लॉजिस्टिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा, या फिर दूसरा चाइना के थ्रू। अब चाइना का आपको एक समिट याद होगा, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे था उसका वेन्यू? तियानजिन। तियानजिन में ही एक पोर्ट भी लोकेटेड है, जिसके थ्रू मंगोलिया से हम चीजें इंडिया की तरफ इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मंगोलिया की इंपॉर्टेंस तो है ही इंडिया के लिए। यहाँ पे आपको यूरेनियम के रिजर्व्स मिल जाएंगे, देन आपके और भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, पर इंडिया की डिपेंडेंसी आप हमेशा देखोगे चाइना की तरफ ज्यादा रहती है। अब मंगोलिया के साथ डायरेक्टली अगर ट्रेड करना होगा, बीच में चाइना की इंटरफेरेंस रहेगी ही रहेगी। अब दिक्कत इंडिया को डायरेक्टली नहीं आएगी, पर मंगोलिया फेस कर सकता है प्रॉब्लम। कैसे? क्योंकि एक तो सैंडविच है, चाइना के थ्रू या फिर रशिया के थ्रू जाना ही पड़ेगा। रशिया के जो रूट्स हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रखे हैं सिंस जब से ये वॉर चलती आ रही है उस टाइम की वजह से। तो अब जब चाइना के थ्रू जाएगा, अगर एग्रेसिव तरीके से ये ट्रेड करते हैं अलॉन्ग विद इंडिया, तो थोड़ा चाइना फिर से एग्रेशन शो करेगा, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मंगोलिया में देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़े से पॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे। अब वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बातचीत हुई। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट है मंगोलिया के, वो आते हैं इंडिया और इनकी मीटिंग होती है हैदराबाद में। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो 70th एनिवर्सरी है, मतलब बहुत लंबा अर्जा हो चुका है जब से हमने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करे हैं। प्लस जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जहां पे इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग करी मंगोलिया के साथ। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि कैसे आप अपनी मिलिट्री को और एडवांस कर सकते हो, वहां पे चीजें सिखाई जाती हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की वजह से। एंड जब कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हम किसी कंट्री के साथ करते हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी इंप्लीमेंट करी जाती है। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग सभी को मीनिंग क्लियर है? कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आपने सिखाया कोई टेक्नोलॉजी, अगर हम मंगोलिया को देते हैं तो उसको सिखाएंगे भी कि हाउ टू यूज। अगर थोड़ा बहुत एरर आता है तो उस एरर को कैसे करेक्ट करना है, तो वो सारी चीजें बात करी जाती है कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके मेंस में बनते हैं वो है की आउटकम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया विजिट टू इंडिया। अब आपको लास्ट टाइम याद होगा, आपने अफ्रीका का एक आर्टिकल पढ़ा था एडिटोरियल में, जिसमें एनर्जी रिजर्व्स के ऊपर हमने फोकस करा था कि क्यों चाइना डोमिनेट कर जाता है अफ्रीकन यूनियन के अंदर इफ कंपेयर टू इंडिया। इन्वेस्टमेंट मॉडल याद है, चाइना सीधी सी अप्रोच रखता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का ज्यादा काम नहीं होता, डिलेस नहीं होते। वही सवाल आपके इस बार यूपीएससी मेंस में पूछा गया था, वो उसी के बिहाफ पे था, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड था, तो क्वेश्चन में वही चीजें लिखनी थी। तो मतलब जो भी आउटकम्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये 2025 की आउटकम है। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जब भी बात आएगी तो पहला पॉइंट आपका डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ ही जाएगा। तो सबसे पहले तो इंडिया ने लॉन्च किया है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम मंगोलिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कि आप अपने बॉर्डर्स को और कैसे ज्यादा सिक्योर कर सकते हो, तो वो सारी चीजें सिखाएगा इंडिया टू मंगोलिया। इससे होगा क्या, तो जो हमारे डिफेंस टाइज हैं, जो कोऑपरेशन है, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। और इवन एक इंडियन एम्बेसी भी वहां पे और ज्यादा एडवांस करी जाएगी। नाउ एम्बेसी और दूसरा टर्म आपने पढ़ा था कॉन्सुलेट। अब देखो, एम्बेसी आपकी कैपिटल में होती है, किसी भी कंट्री के अंदर जो कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल इज दिल्ली, तो वहां पे आपको हर एक कंट्री की एम्बेसी मिल जाती है। एम्बेसी में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात होती है, जैसे डिफेंस हो गया,
ट्रेड आ जाएगा, मतलब जिससे सिक्योरिटी हार्नेस हो सकती है किसी भी कंट्री की। मिलिट्री रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी है, पीस कहीं पे एस्टेब्लिश करना है, कहीं वॉर चली हुई थी, तो वो सारे काम कहाँ पे कंडक्ट करे जाते हैं? एम्बेसी में। पर दूसरी तरफ आते हैं कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट में क्या होगा? जैसे आपको वीजा का कोई काम है, पासपोर्ट का कोई काम है, वो सारे काम कौन हैंडल कर लेगा? कॉन्सुलेट। फॉरेन कंट्रीज में भी इंडियन डायस्पोरा रहती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम आती है सिटीजनशिप रिलेटेड इशू में, या वीजा अपना एक्सटेंड करवाना है, तो वहां पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कॉन्सुलेट। तो यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि जो इंडियन एम्बेसी है लोकेटेड इन मंगोलिया, उसको और ज्यादा हम डेवलप करेंगे, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग भी वहां पे लगेगी। और दूसरी बात याद रखिएगा, एम्बेसी में कौन लीड करेगा? तो एम्बेसडर होता है, और वैसे ही कॉन्सुलेट को कौन लीड करेगा? काउंसिल होता है। देन दूसरी जो बात करी गई वो एनर्जी सिक्योरिटी, जिसकी सबसे ज्यादा हेडलाइंस भी बन रखी थी। एक टर्म यहाँ पे याद रखना, विच इज लाइन ऑफ क्रेडिट। आप सभी ने दो कार्ड सुने होंगे, वन इज क्रेडिट कार्ड और दूसरा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का क्या पर्पज होता है? ठीक है, और क्रेडिट का क्या एडवांटेज रहता है? ठीक है, आपको वहां पे दे दिया है लमसम अमाउंट ऑफ मनी, आपने बाद में वापस करते रहना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। वैसे ही हर एक कंट्री के अंदर, हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। इसमें बोल दिया गया मंगोलिया को कि आपको ना हम अपने लाइन ऑफ क्रेडिट में से $1.7 बिलियन असाइन कर रहे हैं। उसका यूज आप कहाँ पे करोगे? तो जो आपकी ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हैं मंगोलिया के अंदर, वहां पे इन पैसों का यूज करिए। अब इसमें ऐसे नहीं होता कि एक साथ ही $1.7 बिलियन जो पैसे दिए गए मंगोलिया को, वो एक साथ ही यूज हो जाएंगे, नहीं। मंगोलिया की अब चॉइस रहेगी। अब बोल दिया है ना इंडिया ने कि $1.7 बिलियन आपको हमने यहाँ पे साइन कर दिए हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो? अपनी ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या? एक कंट्री जो होगी वो दे रही है पैसे, जबकि दूसरी क्या होगी? एक्ट एज अ बोरोअर। पर उनकी चॉइस रहेगी कब कब वो फंड उन्होंने वहां से अटेन करने हैं। मतलब एक तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी इंडिया ने टुवर्ड मंगोलिया। अब इतना ज्यादा अमाउंट क्यों है? तो अगेन आपने ज्योग्राफी देख ली है, बीच में चाइना भी लोकेटेड है, तो उस एग्रेशन को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लस वही मॉडल, चाइना फटाफट से अप्रोच रखता है अपनी प्रैक्टिकलिटी पे, डॉक्यूमेंटेशन का काम कम करता है, जल्दी से काम को शुरू कर देता है। इंडिया में एक ही बार बार जो एलिगेशन लगती है वो यही है कि आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज्यादा डिले कर जाते हैं, तो डिले ना करें, इसी वजह से लाइन ऑफ क्रेडिट असाइन करी है, नॉट डायरेक्ट अमाउंट। अमाउंट होता तो फिर एकदम से चला जाता, कल को प्रोजेक्ट हुआ ना हुआ, दैट इज अलग, वो अलग से कंसर्न बन जाता है। तो एक एनर्जी सिक्योरिटी में भी इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है टुवर्ड मंगोलिया। एंड तीसरी आ गई आपकी इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिससे पैसा जनरेट होता रहेगा। आज के टाइम पे जो कोऑपरेशन है वो कौन कौन से सेक्टर्स में चाहिए? तो क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और कोकिंग कोल भी है। अब कोल आप सभी ने देख रखा है, ब्लैक कलर का होता है, कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बन के एलोट्रोप्स में कोल भी काउंट होता है। एलोट्रोप, एलोट्रोप का क्या मतलब होता है? हाँ, फिजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसे होते हैं इनके अंदर? सेम होते हैं, लगभग अमाउंट जो होता है वो सेम ही रहते हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल वेरी कर जाती हैं। जैसे एक तरफ मैंने आपको बोला कोल, कोल दिमाग में आ रहा है आपके, पर वहीं पे अगर मैं बोल दूं डायमंड, तो ये भी तो कार्बन का ही बना है, पर इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बिल्कुल डिफरेंट है। देन आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की अलग से प्रॉपर्टी आ जाएगी, व्हीकल्स में भी इसको यूज करा जाता है, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करा जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी डिफरेंट होती है, और थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको अलग मिलेगी, कोई कंडक्टर होगा, कोई इंसुलेटर होगा, पर हैं किसके कंपोनेंट? सारे कार्बन के ही, एलोट्रोप्स वर्ड यूज करे। देन यहाँ पे कोकिंग कॉइल का मतलब जो होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। अगर आपको ये पाउडर फॉर्म में चाहिए, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाई करना है, ये सॉलिडिफाई भी हो जाता है, दोबारा से तोड़ के लिक्विड बनाना है, मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, दैट इज कोकिंग कोल। और ये हम कहाँ से लेके आते हैं? फ्रॉम मंगोलिया। तो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन जाते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि क्रिटिकल मिनरल्स वहां पे भी अवेलेबल हैं, जिनके लिए हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे ज्यादा है, वो मंगोलिया में भी अवेलेबल है। बस एक ही दिक्कत है सबसे बड़ी, कि लैंडलॉक कंट्री आ जाता है आपका मंगोलिया, और जो साइड वाली बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, ओवरऑल ट्रेड के लिए। तो ये कोकिंग कोल के बारे में ही लिखा है कि इसको आप दोबारा से सॉलिडिफाई भी कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो, पोरस स्ट्रक्चर भी इसका रहता है। पोरस, पोरस मतलब छोटे छोटे छेद पड़े होंगे, जिसको यूज करा जाता है। आपने एक टर्म सुनी होगी, चारकोल, चारकोल सुना है? चारकोल का यूज बॉडी सिस्टम के हिसाब से क्या सुना हुआ है? तो वो क्या करता है? डर्ट को खींच लेता है अपनी तरफ, उसी तरह से ये भी काम करता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कोई चीज, जैसे मिट्टी है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद वो सूख जाएगी, वो पानी अंदर जा चुका है कैपिलरीज में। उसी के ऑपोजिट एक और वर्ड होता है, दैट इज
एड्सॉर्प्शन, वहां पे ए डी लग जाता है, एड्सॉर्प्शन, जैसे चारकोल की बात करी, अब वो डर्ट इसने खींच ली, वो पोर्स में फंसा रहेगा, आपको बाद में खुद निकालनी पड़ेगी, तो दैट इज एड्सॉर्प्शन, जब सरफेस के ऊपर आप कोई चीज अटैच करवा देते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करी है वो लॉजिस्टिकल रूट्स के बारे में बात की हुई है, जैसे व्लादिवोस्तोक, ये रशिया का आ जाएगा, जहां से ट्रेड रूट बनाया गया है मंगोलिया टू इंडिया, और दूसरी तरफ आपका चाइना आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव भी है, विच इज तियानजिन पोर्ट। तो जब भी मंगोलियन कोकिंग कोल को इंपोर्ट करना होता है इंडिया ने, तो ये दो लॉजिस्टिकल रूट्स यूज करे जाते हैं, वन फ्रॉम रशिया, ये अपना ईस्ट में पड़ता है, सॉरी वेस्ट में ही पड़ता है, उधर ही आएगी ना सारी वाटर बॉडीज, तो तियानजिन भी आपका वेस्ट में ही पड़ेगा चाइना का। तो ये दोनों पोर्ट्स जो हैं ये यूज किए जाते हैं कोकिंग कोल को इंपोर्ट करने के लिए। देन कल्चरल कनेक्टिविटी, अब देखो कल्चर के साथ भी हम कनेक्टेड होते हैं। चाइना में अभी कौन सी पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही पार्टी चली रहती है, उसी में आपस में कंपटीशन हो जाता है, अदरवाइज दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं मिलेगी। तो कम्युनिस्ट में आप ज्यादातर देखोगे या तो किसी भी रिलीजन को ये सपोर्ट नहीं करेंगे, या थोड़ा बहुत हो भी सकता है जो लोगों का अपना फेथ रहता है। तो सेम चाइना के केस में क्या है, बुद्धिज्म, थोड़ी सी पॉपुलेशन है जो आज के टाइम पे जेन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करती है, बाकी तो वो सारे अथीस्ट ही हैं, किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करते। सेम आप मंगोलिया की तरफ जाओगे तो बुद्धिज्म की जो रूट्स हैं वो आपको मंगोलिया में भी मिलती हैं। जैसे बुद्धा जी थे, ठीक है, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया तो उनके काफी सारे स्टूडेंट्स भी आने लगे कि हमें भी एनलाइटनमेंट चाहिए, आपसे हमें पढ़ाई करनी है। तो वैसे ही दो स्टूडेंट्स थे, सरीपुत्र और मोदगाल्यन, ये दोनों डिसाइपल थे बुद्धा जी के। अब बुद्धा जी की रूट आपके इंडिया के साथ भी जुड़ गई और मंगोलिया के साथ भी जुड़ गई। जो रिसेंट अपडेट है वो क्या है वो देख लो। अब जैसे एक दिन याद होगा वाघ नाक के बारे में हमने पढ़ा था कि शिवाजी जी की जो वाघ नाक है वो यूके वालों ने बोला 3 साल के लिए हम आपको पकड़ा रहे हैं, आप अपने म्यूजियम में रखो, आगे पीछे घुमाओ, उससे आपका जो इकोनॉमी है वो भी सपोर्ट होगी, लोग आएंगे वाघ नाक को देखने के लिए। वैसे इंडिया ने क्या बोला कि जो रेलिक्स है किस किस के, सरीपुत्र और दूसरे मौत गल्यान के जो डिसाइपल हुआ करते थे बुद्धा जी के, वो हम भेजेंगे मंगोलिया। अगेन पर्पस सेम ही रहेगा, म्यूजियम वाला, और दूसरा यहाँ पे कल्चर के साथ हमने अपनी कनेक्टिविटी भी बूस्ट करी। इसके बाद किस कहाँ पे अभी के टाइम पे है, तो लद्दाख की जो ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और दूसरा अर्खनगाई प्रोविंस है, वहां पे ये अभी रखे हुए हैं, तो वहां से लेके जाया जाएगा इनको टू मंगोलिया। तो इससे कल्चरल कनेक्टिविटी हमने स्ट्रेंथन करी। इसी के साथ एक मंगोलिया के अंदर मोनेस्ट्री भी है, गंदन मोनेस्ट्री, तो वहां पे इंडिया के जो संस्कृत टीचर हैं उनको भी भेजा जाएगा। अब संस्कृत टीचर को वहां पे भेजा गया, अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग का एक आ जाएगा जो कि थियोरेटिकल रहेगा, अगेन संस्कृत टीचर टू गंदन मोनेस्ट्री। गंदन मोनेस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंसर रहेगा आपका मंगोलिया। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, डिजिटलाइजेशन के ऊपर हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो एक चीज बोली गई है, जो 1 मिलियन एंशियंट मंगोलियन मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको भी डिजिटलाइज करा जाएगा, मतलब डिजी लाइब्रेरीज यहाँ पे भी बनाई जाएंगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होंगे वहां पे सारे इनके जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि मेन्यू मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने लिखा हुआ है, तो स्क्रिप्ट आ गई आपकी बुक, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करा जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट कोऑपरेशन और स्किल डेवलपमेंट। अब देखो स्किल डेवलपमेंट भी लिखा है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी लिखा है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपके मंगोलिया में चलेंगे उसमें असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, इंडिया। जैसे अभी आप देख के आए कि लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया $1.7 बिलियन का, तो वो भी क्या है एक तरफ से डेवलपमेंट कोऑपरेशन, साथ में आपने अपने जो रिलेशन है उनको भी स्ट्रेंथन कर लिया। एक बौद्ध खान पैलेस है मंगोलिया के अंदर, थोड़ा डिग्रेड करना शुरू हो चुका है, तो इंडिया ने बोला है कि हम आपको हेल्प करेंगे कि आप इसको दोबारा से डेवलप करिए। ये साइड में जो पिक्चर लगी हुई है, तो इसके रेनोवेशन में भी इंडिया हेल्प करेगा। वैसे कई बार क्या होता है, डिजास्टर आ जाते हैं हर एक कंट्री में। जैसे एक टर्म यूज होती है जुद, जुद का मतलब होता है हार्श विंटर्स, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी आप सुनते हो हार्श विंटर जब आते हैं, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करी जाती है, कोई है कश्मीर से, मुझे टर्म नहीं स्ट्राइक कर रही, वहां पे भी जो हार्श विंटर्स आते हैं ना जनवरी और दिसंबर के आसपास, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करी जाती है। वैसे ये भी जुद जो है ये मंगोलिया के अंदर टर्म यूज करी जाती है फॉर द हार्श विंटर। तो इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे बेड्स प्रोवाइड कर दिए, ब्लैंकेट हो गए वो प्रोवाइड कर दिए, तो असिस्टेंस रहती है फ्रॉम द इंडियन एंड। वैसे ही अगर मंगोलिया का आपका एक ईस्टर्न पार्ट देखोगे, कुछ प्रोविंसेस है यहाँ पे जो फ्लड प्रॉन रहते हैं। वैसे तो बारिश बहुत कम मिलेगी आपको मंगोलिया के अंदर, सिर्फ 4 इंचेस होगी, पर इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है जिस वजह से कई बार फ्लड भी आ जाते हैं। तो अगेन वहां पे भी असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड करता है टू मंगोलिया। तो मतलब डेवलपमेंट कोऑपरेशन भी कर रहा है, असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, और स्किल डेवलपमेंट में आप मल्टीपल एग्जांपल और ऐड कर सकते हो। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी सेंटर फॉर एक्सीलेंस आईटी सेक्टर के अंदर, ये भी वहां पे ओपन करा गया है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है, तो स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया। ओवरऑल जब भी हम दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं तो सेम सी ही चीजें रहती हैं, जैसे पीपल टू पीपल टाई आ जाता है, कल्चरल टाइज आ जाते हैं, डिफेंस सेक्टर रहता है, ट्रेड सेक्टर रहता है, और आज के टाइम पे मिनरल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शो कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इस कंट्री के पास मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो उसमें एक कोऑपरेशन हमारी रहती है, तो लगभग पॉइंट सेम ही रहते हैं। वैसे ही डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे के ऊपर आ गया। देन मंगोलिया, मंगोलिया को आपने अभी मैप पे देखा तो एक लैंडलॉक कंट्री है, ऊपर नॉर्थ की तरफ रशिया मिल जाएगा, दूसरी चाइना की साउथ की तरफ चाइना आ जाएगा। एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन मिलेगी, सिर्फ 4 इंचेस ऑफ रेनफॉल एनुअली यहाँ पे देखने को मिलती है, पर जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे मैंने आपको बता दिया कई बार फ्लड्स भी आते हैं। जो सदर्न पार्ट है मंगोलिया का, ये गोबी डेजर्ट के साथ पूरा फुल है, कोल्ड डेजर्ट है जो कि नेचर में, और इसको लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई और लैंड ऑफ हॉर्स भी बोला जाता है। मंगोलिया का जब नाम सुनते हो कोई पर्सनालिटी याद आती है? चेंगिस खान, ठीक है। तो स्टोरीज आपने सभी ने सुन रखी हुई हैं, तो उस टाइम पे भी हॉर्सेस की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इवन किसी भी हिस्ट्री के अंदर आप चले जाओ, किसी भी सिविलाइजेशन को पढ़ोगे, वहां पे हॉर्सेस की वैल्यू रही ही है। स्पीड होती थी, एजिलिटी ज्यादा थी, तो हॉर्स ज्यादा वैल्यूएबल थे। जैसे इंडिया को कई बार एलिफेंट वर्ड भी यूज करा जाता है, क्यों बोलते हैं इंडिया को एलिफेंट? हाँ, डेवलपमेंट स्लो है, चलता तो है पर बहुत स्लो चलता है, पर जो एलिफेंट का साइज होता है दैट इज ह्यूज, पर वास्टनेस भी दिखाता है साथ में, तो दोनों ही चीजें एडवांटेजियस है। खैर, जो आपका मंगोलिया है, लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई। इटर्नल ब्लू स्काई क्यों बोला इसको? क्योंकि नहीं 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 नहीं, क्या क्या क्या, हाँ नहीं होते होंगे, मतलब सनी डेज आपको अराउंड 250 टू 260 डेज आपको सनी डेज ही मिलते हैं। और दूसरा लिखा है हॉर्स, तो चेंगिस खान, आपने सारे सभी ने स्टोरी सुनी है, उस टाइम से ही हॉर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इवन आज के टाइम पे भी देखोगे तो बहुत से लोग जो हैं वो हर्डिंग करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नोमैडिज्म करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वहां पे आज भी हॉर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाकी पीपल एंड कल्चर, अच्छा इनका जो रहने का तरीका है, ये यर्ट्स बनाते हैं, यर्ट्स को गेर्स भी बोलते हैं, बाहर से कुछ ऐसी अपीयरेंस रहेगी, इंटरनली ऐसे रहता है, ठंड से बचाता है। अगेन आपने पढ़ा कि हार्श विंटर्स यहाँ पे रहते हैं, जिसके लिए टर्म यूज करी गई जोद, टर्म्स आती हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद एक फेस्टिवल है यहाँ पे, ये शेप देख लेना ना, डोम शेप थी इसकी, वही चीज बताई है, यर्ट्स या फिर गर्स बोलते हैं इनको। एक फेस्टिवल आता है नादम फेस्टिवल, यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, फूड, हर चीज शोकेस करी जाती है जब ये फेस्ट मनाया जाता है। हॉर्स रेसिंग भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट इसके अंदर रहता है। बाकी ट्रेडिशनल नोमैडिक हर्डिंग, आज भी आप मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मंगोलिया में देखते हो, हर्डिंग ये आज भी कर रहे हैं। और मंगोलिया के अंदर बहुत से एथनिक ग्रुप्स भी हैं, जैसे मंगोल्स हैं, कजाक्स हैं, तुवान्स हैं। अभी एक टर्म आपने पढ़ी होगी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, बैक्ट्रिया। हाँ बताओ, ये कौन सा रीजन आता है लगभग? हाँ, मुझे आज के टाइम के हिसाब से कंट्रीज का नाम बता दो लगभग। वेरी गुड, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज आपने जैसे तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजबेकिस्तान सुनी है, उसी एरिया को बोला करते थे पहले, बैक्ट्रियन किंगडम हुआ करता था। घोड़े वहां पे भी अगेन बहुत अच्छी ब्रीड के हुआ करते थे, फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करे गए, अपने इंडिया के अंदर जो डिफरेंट किंगडम्स हुआ करते थे उन्होंने भी यहाँ से खरीदे होते थे। तो जब भी बैक्ट्रिया टर्म आए, तो आज का आपका ये जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, जहाँ पे मेन कंट्रीज तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजबेकिस्तान, इस एरिया में ज्यादा लाए हुआ करता था आपका बैक्ट्रिया वाला किंगडम, तो इसको याद रखना। यहाँ पे डबल हम्प कैमल्स भी मिलते हैं। डबल हम्प, जैसे एक ही हम्प बना होता है ना कैमल के ऊपर, पर जिसके अंदर 2 हम्प होंगे, सोचो उसकी रेजिलियंस कितनी ज्यादा हो जाएगी, वो पानी के बिना और ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर जाता है। तो बैक्ट्रियन जो कैमल हैं वो भी यहाँ से लेके जाते थे ये लोग। तो कजाक अगेन वहां से अटैच है सेंट्रल एशिया के साथ, तो ये वाले एथनिक ग्रुप्स आपको मंगोलिया में भी मिलते हैं। तुवान्स आ जाएंगे। इसके बाद नेचर एंड वाइल्ड लाइफ देखोगे तो बैक्ट्रियन कैमल्स, ये देख लो, ये डबल हम्प्स जो बने होते हैं ये वाला, और बैक्ट्रियन कैमल्स, बैक्ट्रियन जब भी वर्ड आए तो ये देख लो आपका सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, इवन इंक्लूडिंग थोड़ा थोड़ा अफगानिस्तान वाला पार्ट, ये भी अटैच करता है। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो आपको ध्यान में है ही, वो सारी यहाँ पे अटैच्ड है। और मंगोलियन हॉर्सेस काफी रेजिलियंट हैं, ये भी बैक्टीरिया से ही इंपोर्ट करे जाते थे टुवर्ड मंगोलिया। स्नो लेपर्ड हो गया, मस्क डियर हो गए, एंडेंजर्ड स्पीशी भी आपको काफी मिलती है मंगोलिया में। और थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाओगे तो क्रिटेशियस पीरियड, लेट क्रिटेशियस पीरियड, आपने एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में सुना होगा, जिनकी ज्योग्राफी होगी है उसमें आया होगा, इयॉन, एरा, इपॉक, पीरियड, ये सारी टर्म्स यूज करी जाती थी। तो उसी का एक पीरियड था क्रिटेशियस पीरियड, जब आपको फॉसिल्स मिलने लग गए थे, आपके ये जो डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे।
फॉसिल नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद जुरासिक पीरियड भी आपने एक सुना होगा, उसके बाद ही एक क्रिटेशियस वाला चला था जब उनका कैटास्ट्रॉफे हो गया था। तो जो फर्स्ट डायनासोर का एग है वो डिस्कवर करा गया था गोबी डेजर्ट में। और आप अभी देख के आए कि मंगोलिया का जो साउथ वाला पार्ट है वहां पे मेजोरिटी एरिया किससे कवर्ड है, डेजर्ट के साथ, कोल्ड डेजर्ट विच इज गोबी डेजर्ट। और फिर उसके बाद तो बहुत सारे डायनासोर के रिमेन्स भी मिलते हैं और फॉसिल्स भी मिलते हैं जो लगभग 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराने हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फ्रॉम मंगोलिया। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल रेलिवेंस और देख लिया आपने। इसके बाद हिस्ट्री में जाओगे तो चेंगिस खान का नाम सभी ने सुन रखा है। मेडिवल इंडिया जब आप पढ़ते हो, मेडिवल हिस्ट्री, तो कोई मतलब चेंगिस खान की लीनियज में ही एक लेडी थी जिनका जो लड़का है वो बाद में जाके बहुत बड़ा रूलर भी बनता है यार, बाबर था, ठीक है। उनकी जो मदर थी वो चेंगिस खान की लीनियज से ही बिलोंग करती थी। चलो, मंगोल एम्पायर पावर में उन्हीं के टाइम पे आता है। और मार्को पोलो, ये एक यूरोपियन आ जाते हैं, उन्होंने गोबी डेजर्ट को क्रॉस करा था अराउंड 1275 एडी के अंदर। तो ये नाम भी आपने ध्यान रखना, फर्स्ट यूरोपियन थे मार्को पोलो और उनकी फैमिली, इन्होंने क्रॉस करा था गोबी को अराउंड एडी 1275। अब मार्को पोलो का नाम इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया था, यूरोपियंस काफी टाइम तक यहाँ पे भी कॉलोनी बना के रहे इंडिया के अंदर, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मार्को पोलो। स्टेटस क्या है अभी, तो हिस्टोरिकल रिलेशन आपने देख लिया, कल्चर के साथ हम जुड़े हुए हैं, रिलीजन के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक स्टोरी तो नहीं पता वैसे, हिमाचल का है कोई, अगर तो आपको पता हो तो आप बता भी सकते हो। जैसे कांगड़ा किंगडम था, बोला जाता है 4300 ईयर्स एगो यहाँ पे मंगल देव थे। तो उनके जो आसपास लोग रहा करते थे उन्होंने माइग्रेशन शो करी थी टुवर्ड मंगोलिया। ऑल्दो इसका कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो लिटरेचर नहीं है अवेलेबल जिसमें ये मेंशन करा गया हो, बट स्टिल माना जाता है ऐसे। और उसके बाद जो हुनु स्टेट है, हुनु स्टेट आपकी मंगोलिया में ही हुआ करती थी, 3rd सेंचुरी बीसी की बात करी गई है। और जो ग्रेट मंगोल एम्पायर हुआ करता था वहां पे हमारे इंडिया से बहुत से बुद्धिस्ट मंक भी गए थे। तो बुद्धिज्म के साथ अटैच हो गया इंडिया और मंगोलिया, यहाँ से विजिट्स भी आपको मिलेंगी। एक विजिट ये कांगड़ा किंगडम वाली आ गई, और दूसरी आपकी जब हुनु स्टेट हुआ करता था मंगोल में, जब ग्रेट मंगोल एम्पायर बन रहा था उस टाइम पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और कुछ इंडियन ट्रेडर्स थे जो मंगोलिया विजिट करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है एक 552 बीसीई का लामा, लामा नाम से पता लग रहा है कौन से मंक होंगे, बुद्धिस्ट आगे, मतलब रिलीजन के साथ अगर एसोसिएट करें तो इनकी विजिट भी हुई थी टूवर्ड निरुन स्टेट ऑफ मंगोलिया। तो मतलब ये विजिट दिखाई गई है कि आज के टाइम पे माइग्रेशन नहीं है, आज के टाइम पे कनेक्टिविटी नहीं है, पास से चलती आ रही है। उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशंस अगर देखोगे तो इंडिया सपोर्ट करता है मंगोलिया को यूनाइटेड नेशंस में और साथ में नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर। उसके बाद ट्रेड रिलेशन अगर देखोगे 2024 में, तो इंडिया और मंगोलिया के जो ट्रेड रिलेशन है वो $111 मिलियन पे स्टैंड बाय करते हैं। अब ये इतना ज्यादा नहीं है अगर बाकी कंट्रीज के साथ हम कंपेयर करें। जैसे इंडिया की बात करें फ्रॉम मंगोलिया, तो थोड़े बहुत मिनरल्स हमें वहां से आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक वूल आपने सुनी होगी, कैश्मीर वूल, सुनिए ये सभी ने, जब हार्श विंटर्स पड़ती हैं वही वाली वूल सबसे ज्यादा गर्माहट प्रोवाइड करती है। तो उसका रॉ मटेरियल, ये वाली स्वेटर देखी होंगे आपने, इस तरह से काफी महंगे भी बिकते हैं। तो ये चीजें हमें मंगोल की तरफ से आती हैं। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें, हम क्या इंडिया क्या मंगोलिया को भेजता है, तो मेडिसिन आ गई, माइनिंग मशीनरी आ गई, अभी बोला ना मिनरल्स हैं वहां पे अवेलेबल, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है तो माइनिंग मशीनरी हम भेज देते हैं, ऑटो पार्ट्स हम भेजते हैं। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन, तो नोमैडिक एक्सरसाइज आ गई, नोमैडिक एलिफेंट जिसको आपने बोला था, और दूसरी खान क्वेस्ट आ गई जिसमें इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अलॉन्ग विद मंगोलिया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये भी रहती है फ्रॉम द इंडिया टू मंगोलिया, खान क्वेस्ट, नोमैडिक एलिफेंट। और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे $20,000 के तो बेड वगैरह ही यहाँ पे प्रोवाइड करे गए थे, बच्चों के लिए खिलौने प्रोवाइड करे गए थे। उसके अलावा दूसरा जो था वो आपका जुद से रिलेटेड था, जब हार्श विंटर वहां पे पड़ते हैं तो उस टाइम पे भी इंडिया मंगोलिया को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देन ईस्टर्न पार्ट पे आपने देखा कुछ फ्लड प्रॉन एरियाज भी हैं, जैसे बयान उल्गी, अरन गई और हुब्सकुल, ये 3 रीजन ऐसे हैं जो फ्लड अफेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे भी इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मंगोलिया को प्रोवाइड करता है। इसके बाद कल्चरल रिलेशन, तो इसके लिए बहुत सी कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशंस भी रहती है इंडिया की तरफ से भी मंगोलिया की तरफ से भी। इसको याद रख लेना, ये तो बेसिक सा पॉइंट रहता है जो लगभग हर कंट्री के साथ ही हम करते हैं। एंड इसके अलावा एक पैन मंगोलिया इंडियन डांस कंपटीशन है, मेलोडी ऑफ गंगा, यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए इंडिया और मंगोलिया दोनों ही डिजाइन करते हैं। आपने सुना होगा आज के टाइम पे ज्यादा हो चुकी है ये चीज कि बच्चों को भी भेजा जाता है फॉरेन कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये कल्चर के पर्सपेक्टिव से था।
फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो नंबर 1, आई थिंक मैप से आपको क्लियर है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जियोग्राफिकल और लॉजिस्टिकल चोक पॉइंट्स की है। एक तरफ रशिया से ट्रेड रूट बनता है, दूसरी तरफ चाइना से ट्रेड रूट बनता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मंगोलिया के अंदर देखी जा सकती है अगर हम ज्यादा रैपिडली मंगोलिया के साथ ट्रेड करने लगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हमने बात कर दी। अब जब ये बात करी तो चाइना वाले भी तो सुनेंगे ही, वो बोलेंगे ये तो हमारे पास है, आप हमसे ले लेते, इनसे क्यों लेना है। तो पॉलिटिकल एग्रेशन, इंस्टेबिलिटी आपको मंगोलिया के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके बाद डिस्पैरिटी है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्केल और ट्रेड वॉल्यूम के अंदर। 111 मिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड देखा। अगर बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, वो ट्रेड उतना ज्यादा नहीं है उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए। और मंगोलिया की जो डिपेंडेंसी अगेन चाइना के ऊपर काफी ज्यादा रहती है, तो एक वो भी हर्डल बनता है। और उसके बाद एक थर्ड नेबर पॉलिसी है जो कि मंगोलिया इंपोज करता है। थर्ड नेबर पॉलिसी मतलब दो ही तो नेबर है इनके, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ रशिया है, तीसरा जो देखता है मंगोलिया, वो इंडिया की तरफ एक्सपेक्टेशन लगाए रखता है। अभी खैर इंडिया ने यूएस डॉलर 1.7 बिलियन इंपोज तो कर दिए हैं कि आप हमारे लाइन ऑफ क्रेडिट से ले सकते हो फॉर द ऑयल रिफाइनरी, पर अगेन वहां पे भी टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा। चाइना कहीं ना कहीं एग्रेशन टुवर्ड मंगोलिया शो करेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिटिकल वॉलिटिलिटी। अब लाइन ऑफ क्रेडिट से आपने पैसा तो सेंक्शन कर दिया है, डिले ना हुए अगर प्रोजेक्ट के अंदर, तो मंगोलिया और इंडिया के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। इससे पहले चाइना टांग अड़ा दे आके, तो इंडिया को एक्शन टेकिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद क्रिटिकल जो मेजर्स इंडिया अडॉप्ट कर सकता है कि अपने टाइज मंगोलिया के साथ और ज्यादा स्ट्रेंथन करे। नंबर 1 तो वही है, क्रिटिकल मिनरल पार्टिसिपेशन। सिंस इंडिया की भी ये रिक्वायरमेंट है, इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमको ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए जो मंगोलिया से हमें मिल सकते हैं। कॉपर हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे रिजर्व्स आपको मंगोलिया के अंदर मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया अपनी शो कर सकता है रादर देन चाइना। देन स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट फ्लाइट चला दी गई थी दिल्ली उलन बतार। अब ये आपको आई थिंक इमेजिन हो पा रहा है, मंगोलिया में आपने देखा। और साथ में कोलैबोरेट किया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया स्टैक फॉर ई गवर्नेंस, ताकि मंगोलिया की जो थर्ड नेबर पॉलिसी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके और मंगोलिया को लगे कि रिलायबल पार्टनर है इंडिया हमारे लिए, कैपिटल है। उसके बाद हाँ, कोल गैसिफिकेशन। अब देखो खैर इंडिया ने ये सजेस्ट तो कर दिया कि जो कोल गैसिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट आपने चला रखे हैं उसमें आपको हम हेल्प करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म वाली बात ये है कि इंडिया के पास भी अभी कोल गैसिफिकेशन की उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कोल गैसिफिकेशन लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता था, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था, क्वेश्चन पूछा था इनके ऊपर कि क्या ये प्रोडक्ट निकल के आती है फ्रॉम द कोल गैसिफिकेशन, तो वो सारी स्टेटमेंट लगभग उसमें ठीक थी। कोल गैसिफिकेशन में जैसे आपने एक लाइन सुनी है कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ क्या निकलता है, सोना निकलता है। यहाँ पे आप कोल डालते हो एक तरफ से और दूसरी तरफ से आपको हाइड्रोजन गैस वगैरह निकल के आएगी। अब देखो इसमें ना कोल गैसिफिकेशन की एक ही दिक्कत रही है, हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको बड़े सारे टॉक्सिक और हजार्डुअस एलिमेंट से फेस होना पड़ता है। सबसे पहले मर्क्यूरी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ नहीं, पर्सन तो अंदर ही रह जाएगा घुट के, खत्म। ठीक है, तो ये जो हजार्डुअस एलिमेंट इससे निकल के आते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। तो बोला जाता है कि एड्सॉर्प्शन मेथड का यूज करके इनको एड्सॉर्ब करवा लिया जाए, क्योंकि मर्क्यूरी का भी अपनी एप्लीकेशन है, हाइड्रोजन सल्फाइड की अपनी एप्लीकेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी एप्लीकेशन है। तो इनको अगर एड्सॉर्ब हम करवा सके तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो कोल गैसिफिकेशन का यूज किया क्यों जा रहा है? नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स और निकल के आते हैं, जैसे मिथेनॉल निकल के आता है। केमिस्ट्री की लैब में चले जाओ, बिना मिथेनॉल के कोई काम आपको नहीं मिलेगा। देन उसके बाद मिथाइल एसीटेट है, एसिटिक एसिड है, मिथाइल एनहाइड्राइड है। ये सारी चीजें आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में यूज हो रही हैं, मतलब फार्मेसी के अंदर। अब आपके पास अगर कोल गैसिफिकेशन है, आपको ये एपीआई चाइना से नहीं खरीदने पड़ेंगे। हमारे जो 90% ऑफ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, सारे कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम चाइना। तो बोला जाता है कि अगर कोल गैसिफिकेशन पे हम थोड़ा सा फोकस करें तो इससे जो बाद में प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं वो काफी यूजफुल प्रूव हो सकती हैं। जो हमारी डिपेंडेंसी इन चीजों के लिए चाइना के ऊपर है वो भी रिड्यूस कर सकती हैं। तो कोल गैसिफिकेशन में भी बोल रहा है इंडिया ने मंगोलिया को कि आपकी हम हेल्प करेंगे। तो एक तरफ डली आपकी, इसको इकट्ठे क्या बोलते हैं, एक टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, सिन गैस, यहाँ पे लिखी भी हुई है सिन गैस। ठीक है, सिन गैस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो एक तरफ से हाँ हाँ, सिरका ही होता है। जो विनेगर होता है आपका कितना परसेंट डला होता है पानी के अंदर? 7 से 8% होता है, उसके ज्यादा डालोगे तो वो खराब भी हो जाता है, मतलब वो
कंज्यूमेबल नहीं रहता उतना। तो ये सारी चीजें जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो कोल गैसिफिकेशन से निकल गई, और इंडिया कोल के अंदर अगर देखें तो इसमें हमारा फर्स्ट रैंक भी है, जो सबसे ज्यादा कोल भी यूज कर रहा है। तो एमिशन के साथ साथ आप यूजफुल प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, और जो इसका वेस्ट होता है वो फर्दर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो मतलब इसमें क्या क्या चीजें लगी, एक तरफ से कोल आएगा, दूसरा गैसीफायर लगा है, कोल को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, ये हो गए इसके रॉ मटेरियल। जैसे ये बर्निंग होगी शुरू, तो जो सॉलिडी फॉर्म था वो गैसेस प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, जिसमें आपकी हैवी मेटल्स भी निकल के आएंगी जैसे मर्क्यूरी, आपकी गैस भी निकल के आएगी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैसिफिकेशन लास्ट ईयर इस वजह से न्यूज में थी क्योंकि हमें हाइड्रोजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना था, पर फिर टेक्नोलॉजी आपकी और ज्यादा एडवांस होनी चाहिए कि ये सारे एलिमेंट्स जो भी ये प्रोडक्ट्स निकल के आ रही हैं ये भी आप एब्सॉर्ब ठीक से कर पाओ। तो ये कोल गैसिफिकेशन थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये आपने देख लिया, हम डिफरेंट हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं। प्रमोट कल्चरल लिंक्स, तो यहाँ पे आपने गंदन मोनेस्ट्री वाला देख लिया। एक दूसरा बौग्ध खान जो पैलेस है मंगोलिया के अंदर, उसमें इंडिया ने बोला कि रेनोवेशन में हम हेल्प कर देंगे, तो कल्चरल लिंक्स भी आपको मिल रहे हैं। इंडिया का ग्रेट इंटरेस्ट है मंगोलिया के अंदर। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इंडिया के अंदर जहां पे ये सारी चीजें अबंडेंस में आपको मिल सकती है, मंगोलिया जो कि डेजर्ट वाला एरिया ज्यादा है, वहां पे स्कैरसिटी हमेशा बनी रहती है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप के ऊपर आजकल सारे फोकस कर रहे हैं लगभग, तो ये सारी क्रॉप्स की कैपेसिटी बिल्डिंग मंगोलिया में भी करी जा सकती है। इसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस मेंस क्वेश्चन, तो अब हो जाओ थोड़े से एक्टिव और लिखना शुरू करो। फिर दिसंबर के बाद आंसर राइटिंग का फायदा नहीं होता, जिनका प्री मार्च सॉरी मई या फिर जून के आसपास रहेगा, फिर मेंस का कोई फायदा नहीं है। अभी इसको ट्राई कर लेना एक बार।